नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो है प्रैक्टिस सेट 16वां है। कौन से प्रैक्टिस सेट 16वां है? इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 15 तक पढ़ लिया, यानी कि 1 से लेकर 15 तक। अगर सब में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन शामिल होता है, कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा जो है कि एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो देखा जाए हर ऑप्शन को हम टच कर रहे हैं तो 15 से अगर 3 को गुणा करें तो जो है 15 3 45, यानी कि 450 क्वेश्चन से अधिक जो है यह जो है सॉल्व हो चुका है। तो इसमें जो है 450 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, मगर इसके साथ साथ जो ऑप्शन है उसको जो है विभक्त किया जाता है, यानी कि उसको भी जो है समझाने का जो है प्रयास किया जाए तो वह भी एक क्वेश्चन बनने के लायक हो जाता है। तो किसी किसी प्रश्न पे जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन 16वां प्रैक्टिस सेट का है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीवन कौशल। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जीवन कौशल है क्या, यानी कि किस प्रकार का जो है कौशल होना चाहिए जो हमारे जीवन में उपयोग करे। यानी कि जीवन कौशल को अगर देखा जाए या हमारे व्यवहार में कौन से हमारा जो व्यवहार है, कौन सा हमारा जो है कि व्यवहार में दिन प्रतिदिन जो चुनौतियों से निपटने की जो कला होती है वह एक जीवन कौशल के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सामान्य जो है श्रेणियाँ, जीवन कौशल का कितनी जो है समान श्रेणियाँ हैं जो विभक्त किया गया है। तो वह यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 श्रेणियाँ हैं। कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं? जबकि WHO कौन सा WHO ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे 10 जीवन कौशल हैं। कौन सा 10 जीवन कौशल है? ये देखिए 10 जीवन कौशल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। WHO के अनुसार जो है जीवन कौशलों की संख्या जो है 10 मानी गई है, जबकि यहाँ पे आपको जीवन कौशल को समान श्रेणियों में विभक्त करने की जो संख्या है वह 3 है। 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है और ये 10 जो जीवन कौशल है इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए हम 3 श्रेणियों को डिटेल में इसको देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है श्रेणी है, कौन सा पहला श्रेणी जो है आलोचनात्मक जीवन कौशल। कौन सा आलोचनात्मक जो है आलोचनात्मक जो है जीवन कौशल। तो इस श्रेणी के अंतर्गत 4 जीवन कौशल हैं। कौन सा इस श्रेणी के अंतर जो है 4 जीवन कौशल हैं जो है आलोचनात्मक जीवन कौशल के अंतर्गत जो है आपको 3 श्रेणियां विभक्त हो गई। 3 श्रेणियों के पहले श्रेणी में जो है पहला श्रेणी जो है आलोचनात्मक जो है श्रेणी है, दूसरा सामाजिक जो है कौशल है, तीसरा सामवेगिक कौशल है। तो सबको हम डिटेल में जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आलोचनात्मक जो जीवन कौशल है, पहला कौशल इसके अंतर्गत है वह सृजनात्मक चिंतन है। कौन सा सृजनात्मक जो है चिंतन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सृजनात्मक चिंतन। और दूसरा जो है आलोचनात्मक चिंतन है। और तीसरा जो है एक निर्णय क्षमता है। कौन सा निर्णय क्षमता है? चौथा जो है एक समस्या का, कौन सा समस्या जो है समाधान, कौन सा समस्या समाधान जो है यह जो है चौथा है। यानी कि पहले में हमने डिस्कस किया 4, यानी कि 4 जीवन कौशल हो गए हैं। इसको आप याद रखिएगा कि पहले श्रेणी में जो आलोचनात्मक जीवन कौशल है उसमें 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों में पहला है सृजनात्मक चिंतन, दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन और तीसरा है निर्णय क्षमता और जो है चौथा है समस्या जो है समाधान। ठीक, तो अगला देखिए, इसी जीवन कौशल के अंतर्गत जो दूसरा जो चरण है, कौन सा जो दूसरा चरण है यानी कि सामाजिक कौशल। कौन सा सामाजिक जो है सामाजिक कौशल के अंतर्गत जो है कौशल, कौन सा सामाजिक कौशल, इसके अंतर्गत भी 4 श्रेणियां आती हैं। कौन से इसके अंतर्गत भी 4 श्रेणी होंगी। कौन कौन सी होगी उसको आप जरूर नोट करिए। पहला जो है इसका पारस्परिक जो है संबंध। कौन सा पारस्परिक संबंध, यानी कि किस प्रकार की जो है पारस्परिक संबंध है। आत्म जागरूकता है। कौन सी आत्म जागरूकता है। उसके बाद एक है प्रभावी संप्रेषण। कौन सा प्रभावी जो है संप्रेषण। और अंतिम जो है सहानुभूति। कौन सा सहानुभूति आप इसको याद करिए रहिएगा। ठीक, जो कि आत्म जागरूकता जो है उसको अपने अंदर की कमी को सुधार करना वो आत्म जागरूकता के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि पारस्परिक जो संबंध होता है मनोसामाजिक संबंध। कौन सा पारस्परिक संबंध को मनोसामाजिक जो है संबंध कहेंगे। और प्रभावी जो संप्रेषण होता है, कौन सा प्रभावी जो संप्रेषण होता है उसमें अपनी भावनाओं व विचारों को अभिव्यक्त की जाती है। कौन से प्रभावी संप्रेषण में, यानी संप्रेषण एक प्रकार की कला है जो आपके जो है अपनी भावनाओं को जो है समझाने में या विचारों को व्यक्त करने में उसको किया जाता है। जबकि अगला है कि सहानुभूति जो है चौथा लास्ट में है। तो ये देखिए, पहले में 4 और दूसरे में 4, तो टोटल कितने हो गए 8। यानी कि
8 जीवन कौशल आप लोगों ने देखा है। और अगला जो है अंतिम का जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है, सांवेगिक, कौन सा सांवेगिक कौशल है, कौन सा सांवेगिक कौशल है। सांवेगिक कौशल में 2 ही कौशल हैं, इसमें जो है 2 ही कौशल हैं। पहला है संवेगों के, कौन सा संवेगों से सामना करना, और अगला जो है तनाव है, कौन सा तनाव से जो है निपटना जो है ये है। तो यहाँ पे देखें तो ये 10 जो है 10 जीवन कौशल हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो आप इसको अगर नोट कर लेंगे, 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो ये पूरा का पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा, जो 1 नंबर इसमें से आना तय हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक एक टॉपिक में अगर 1 नंबर हमको मिल जाता है तो वो अच्छी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि दूसरा वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, कौन सा वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। पहला ऑप्शन है कि औपचारिक शिक्षा। ठीक, औपचारिक जो है यहाँ पे लिखा है, अनौपचारिक लिखा है, निरौपचारिक लिखा है, उपरोक्त सभी। देखिए अब देखिए यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि औपचारिक क्या है। औपचारिक जिसे हम जो है कि फॉर्मल कहते हैं, यानी फॉर्मल एजुकेशन अगर यहाँ पे शिक्षा दे रहा है फॉर्मल एजुकेशन। बी है कि अनौपचारिक जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और सी जो है निरौपचारिक जो होता है, यानी कि निरौपचारिक जो एजुकेशन है वह औपचारिक और अनौपचारिक की जो बीच की कड़ी होती है उसे निरौपचारिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो औपचारिक शिक्षा यहाँ पे जो शिक्षा होती है वह एक स्थान पे सीमित होती है, यानी कि इसका समय निर्धारित होता है। जो औपचारिक का है समय, यहाँ पे समय का निर्धारण, स्थान का या कक्ष का निर्धारण होता है, तो ये औपचारिक के अंतर्गत होता है। जबकि अनौपचारिक में ना तो समय इसमें बाउंडेशन है, ना ही इसमें जो है आपका स्थान बाउंडेशन है। कहीं पर भी अनौपचारिक जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जा सकता है। जबकि निरौपचारिक जो एजुकेशन है, निरौपचारिक जो है शिक्षा है, इसको जो है आपको जो है कि बीच की कड़ी, यानी कि इसमें जो है आपको शामिल करना होगा वो एजुकेशन, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग का जो एजुकेशन माना जाता है। कौन सा, देखिए निरौपचारिक का डिस्टेंस लर्निंग आप सभी जानते हैं। डिस्टेंस लर्निंग जो दूर से जो है ओपन एजुकेशन से किया जाता है, दूरस्थ शिक्षा जिसको कहते हैं, तो वह डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है इग्नू का जो कोर्स होता है, यानी कि जो है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या कर सकते हैं कि राजर्षि टंडन जो है विश्वविद्यालय, तो ये निरौपचारिक का संबंध बताता है। तो यहाँ पे जो वर्तमान समय में शिक्षा का कौन सा स्वरूप जो है प्रचलित है, तो ये तीनों शिक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो वर्तमान में समय में जो प्रचलित जो है रूप है वह तीनों हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक और उपरोक्त सभी। तो यानी कि तीनों जो है शामिल है, तो तीनों का डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी एक सामाजिक विशेषता है, कौन सा विद्यार्थी एक सामाजिक विशेषता है। पहला ऑप्शन है कि संवेदी जो है धारण की शक्ति, कौन सा संवेदी धारण की शक्ति, और बी है सोचने की क्षमता, और सी है कृत्रिम कल्पना की शक्ति, और डी है स्वयं को दूसरों के साथ जोड़ने की जो है क्षमता। कौन से दूसरों को, देखिए सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक विशेषता के अंतर्गत अगर शामिल करना है स्वयं को दूसरों के साथ जोड़ने की जो क्षमता होगी, ये डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जब भी दूसरों के साथ आप समायोजन करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो आपकी सामाजिक स्थिति में जो है विशेष सुधार होगा। यानी कि व्यक्ति जो है व्यवहार के पक्ष से ही जाना जाता है, यानी कि व्यवहार के जो है कई पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष जो है, मानसिक पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष होते हैं, तो ये सभी शामिल की जाती हैं। ठीक, देखिए अगर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया है, ठीक, तो यहाँ पे एक प्रकार का यह संबंध जो है डिसाइड किया गया है, ये पारस्परिक संबंध के अंतर्गत इसको शामिल हो जाएगा। ठीक, तब इसके बाद देखिए ये वाला जो है संवेदी धारणा की जो शक्ति है, ये संवेगों पर निर्भर करती है। कौन सा संवेग कर, और जो है सोचने की क्षमता, कौन सी सोचने की क्षमता जो है तो एक संज्ञानात्मक है। कौन सा संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक की क्षमता के अंतर्गत, तीसरा का डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा है कि बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस का, या परिवार का, मित्रों के, और या समाज का। देखिए यहाँ पे जो है मूल्यों का जो है विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, यानी कि इसका समाज निभाएगा। बच्चों का जो है आध्यात्मिक, या कह सकते हैं जो है विद्यालय द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है, तो यहाँ पे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये शामिल हो जाएगी। ठीक, जबकि जो है परिवार जो है पास पड़ोस, ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है, और विद्यालय या समाज के अंतर्गत इसको दूसरा जो है शिक्षा के अंतर्गत इसकी भूमिका को निभाया जाता है। तो डी वाला विकल्प यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, कौन सा शिक्षा परियोजना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई है। तो यहाँ पे शिक्षा परियोजना कब लागू की गई है, देखिए यहाँ पे आपको 4 डेट दिया गया है। 5 अक्टूबर 1993 है, 20 जनवरी 1995 है, 31 नवंबर 2000 में है, या 17 मई जो है 1993 है। देखिए सभी को अगर देखा जाए तो जो सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो है शामिल किया गया है वह 17 मई 1993, कौन सा 17 मई जो है 1993 को जो है ये शामिल किया गया है। तो इसको यहाँ पे नोट करिएगा। जबकि यह कितने जिलों में स्टार्ट हुआ था, यह 22 जिलों में, कभी कभी जिला पूछे तो 22 जिलों में 1997 में जो है 1997 में जो है यह 22 जिलों में जो है शामिल नहीं किया गया था। तो यह 1997 में, सॉरी देखिए यहाँ पे जो हमने बताया कि ये जो है 17 मई 1993 की जो कड़ी है इसमें जो है 22 जिले शामिल हुए, कितने 22 जिले। जबकि आगे चलकर इसमें 17 जिले और शामिल हुए हैं जो है 1997 में था, कौन सा 1997 में, ये सटीक पॉइंट है। तो यहाँ पे बीच में कुछ कन्फ्यूजन था तो उसको आप हटा दीजिएगा। तो ये 22वां आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां है कि यूनेस्को घोषणा के अनुसार एक शिक्षक में आवश्यक है कौन सी व्यावसायिक गुण, कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए एक टीचर के अंतर्गत। पहला है कि शिक्षण के लिए योग्यता, विषय पर महारत और दृष्टिकोण, और शिक्षण जो है रणनीतियों में नवीनता, यह सभी, यानी कि तीनों यह सभी को शामिल किया जा सकता है। तो देखिए अगर देखा जाए शिक्षक के लिए योग्यता, शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए जरूर, यह भी पॉइंट सही है। विषय में महारत, कोई विषय एक ऐसी रहनी चाहिए जो इसमें महारत हासिल होना चाहिए, और एवरेज नॉलेज सब में उसको जो है शिक्षक को होना चाहिए। तो विषय में महारत भी कर सकते हैं, शामिल होना चाहिए। दृष्टिकोण और शिक्षण की रणनीति में जो है नवीनता आनी चाहिए, यानी कि इसमें नवीनता भी आनी चाहिए। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी जो है विकल्प छठवें का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां है कि ब्रेल कौन सा डैश 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 पर आधारित है। देखिए ब्रेल लिपि आप पढ़े होंगे, तो वह एक प्रकार का बिंदुओं पर, रेखाओं पर, या उभार पर, या इनमें से कोई। यहाँ पे देखिए डी वाला जो है विकल्प है, जो है ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, बिंदुओं पर। कौन सा ब्रेल लिपि जो होता है, कौन सा ब्रेल लिपि जो है आपको बिंदुओं पर जो है लुइस ब्रेल जो है आपको दिखाया गया है कि यह बिंदुओं पर एक प्रकार का उभरा हुआ अंक होता है। कौन सा उभरा हुआ अंक होता है। आप जब भी स्टेशन पे जो है कि आप ट्रेन पे बैठे होंगे तो वहाँ पे जो आपका सीट नंबर लिखा रहता है, तो वहाँ पर एक उभरा हुआ आकृति का पॉइंट बना रहता है। आप इसको ध्यान से गौर करिएगा, तो वहाँ पर जो आकृति होती है वह विशेष तौर पर जो दृष्टिबाधित जो है जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए यह निर्धारित किया जाता है। वह उसको स्पर्श करके, यानी कि छू कर करके वह उसको पता लगाते हैं कि यह कौन सी संख्या है, यह कौन सा लेटर है। ये सभी जो है छूने के माध्यम से, यानी कि बिंदुओं के माध्यम से उसको पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ज्ञान में परिवर्तन होना एक प्रकार के जो है बिंदुओं के माध्यम से, यह देखिए एक प्रकार का ब्रेल लिपि के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, बिंदुओं के आधार पर। कौन सा बिंदुओं के आधार पर जो है ब्रेल लिपि जो है शामिल किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें तो आठवां क्वेश्चन है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, कौन से सन में आयोजित हुआ। 1940 ईस्वी में, 1937 में, 1950 में, 1948 में। अखिल भारतीय वर्धा, कौन सा अखिल भारतीय जो है शिक्षा सम्मेलन जो है शामिल किया गया था 1937 के अंतर्गत। कौन सा 1937 में इसमें शामिल किया गया था। इसमें मारवाड़ी जो है राष्ट्रीय जो है हाई स्कूल जो है इसमें शामिल किया गया था। इसमें रजत जयंती समारोह भी था, यानी गांधी जी द्वारा जो है इसमें अध्यक्षता की गई थी। कौन सा गांधी जी द्वारा। देखिए 1937 में जो ये विद्यालय था, यह सम्मेलन था राष्ट्रीय का, यह गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो बी वाला इसका आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है नौवां है कि स्कूली शिक्षा में योगदान करने के लिए निम्नलिखित में से कारकों में से किसे सामाजिक योग्यता कहा जाता है। कौन सा किसे सामाजिक योग्यता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है आपका जो है कथन दिया गया है और विकल्प यहाँ पर है। तो यह विकल्प कौन सा सही होगा, इसको आपको विशेष जो है ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये देखिए विकल्प आपको कौन सा मिलता है। अब प्रेरणा मिलता है, बुद्धिमत्ता मिलता है, सामाजिक जो है कौशल मिलता है, परिवार का समर्थन में शिक्षार्थी की विशिष्ट क्षमताएं मिलती हैं। तो स्कूली जो है कौन सा, स्कूली के अंतर्गत कौन कौन सा जो है कड़ी आएगी। देखिए
पहली कड़ी में देखिए अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा आएगा, यानी कि सामाजिक कौशल के अंतर्गत जो है योगदान देने के लिए अभिप्रेरणा जो है आवश्यक है। अभिप्रेरणा आएगा। बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमत्ता आवश्यक नहीं है, सामाजिक कौशल आएगा। साथ ही साथ परिवार का समर्थन, योग्यता जो है या स्कूली शिक्षा में परिवार के जो है समर्थन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है कि शिक्षक का समर्थन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डी है कि विद्यार्थी की विशेषताएं, यानी कि आपका सही हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सा? पहला, तीसरा और जो है चौथा। कौन सा? चौथा जो है आपका सही होगा। ये वाला जो है नहीं, परिवार का समर्थन होना चाहिए। कौन सा? परिवार का समर्थन होना चाहिए। तो डी वाला जो है समर्थन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, कौन सा? पहला, तीसरा और चौथा, ये वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है चुनाव करिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आपके बौद्धिक क्षमता का सबसे अधिक जो है ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षाविदों और उनके विशेष योगदान का चुनाव कीजिए। पहला है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी शिक्षाविदों का जो है किस प्रकार से कौन सा योगदान इन्होंने दिया है, कौन सी इसकी विशेषता है, उसको आपको चुनना है। देखिए आप लुई ब्रेल, कौन सा? लुईस ब्रेल, आप जानते हैं कि वह नेत्रहीन विद्यार्थी के लिए, यानी कि इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि पहले का डी जो होगा उसको आप खोजेंगे तो यहाँ पे सी वाले में मिल रहा है। कौन सा? सी वाले में मिल रहा है। अगर 4 और कहीं और भी देता है तो हमको जो है और आगे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना पड़ता है और ऑप्शन को जो है डिटेल देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको निशान जो है लगाकर चल सकते हैं। मगर देखें तो हेलन जो है, हेलन केलर जो है, कौन सा? हेलन केलर जो है मूक और बाधित विद्यार्थियों के लिए है। थॉमस एडिसन जो है वह किसके लिए है? वह बाधित विद्यार्थियों के लिए है। और लाल आडवाणी जो है अक्षम विद्यार्थी के लिए। कौन? अक्षम विद्यार्थी के लिए है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह के जो प्रश्न है या मैचिंग करने वाले प्रश्न है, तो वहाँ पर आपको 4 फैक्ट दिए हैं। अगर आपको एक भी अगर क्लियर है, अगर वहाँ पे अगर रिपीट नहीं करता है, तो वहाँ पे आप जो है सटीक एक ही बार में आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए तो 11वां है, ए के अधिगम वक्र डैश डैश डैश, ए के जो है चित्रमय रूपांतर है। कौन सा? चित्रमय रूपांतर है, वह क्या है? और रुचि बनाम ध्यान है, या बी है प्रेरणा बनाम अधिगम है, या प्रदर्शन बनाम जो है समय है, या उपलब्धि बनाम जो है आदत है। कौन सा? उपलब्धि। अधिगम वक्र, अब देखिए अधिगम वक्र आप जानते हैं कि वक्र कैसे बनता है। देखिए इस प्रकार का अधिगम है। अगर आपको अधिगम जो है ज्ञान हो रहा है तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर एक समय में वह नीचे गिर जाता है तो ये इस तरह से जो है कि अधिगम बनाम जो है प्रदर्शन बनाम जो है समय के साथ जो है दिखाया जाएगा। कौन सा? समय के साथ इसको दिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है आपका मात्रा रहेगी और इस साइड जो है आपका समय रहेगा। तो इस प्रकार के जो है प्रदर्शन किया जाता है जो वक्र में। कौन सा? वक्र रेखा में, यानी कि सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां है कि प्रतिभाशाली छात्र डैश 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 होते हैं। पहले अपने निर्णय में स्वयं में स्वतंत्र। कौन सा? अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं और स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं होंगे। अपनी ज़रूरतों के बारे में अनिश्चयात्मक होते हैं। कौन सा? अनिश्चयात्मक होते हैं। तो यहाँ पे सटीक जो है आंसर एक है अपने निर्णय जो है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह अपने निर्णय यानी कि जो है भाषाई विकास से सबसे अधिक जो है सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां है कि शिक्षण के किस स्थान पर सीखने वाले को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। पहला ऑप्शन है कि स्मृति स्तर पर या बोध स्तर पर, और सी है कि चिंतन स्तर पर, और डी है स्वायत्त विकास स्तर पर। कौन सा? स्वायत्त विकास स्तर पर। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा बोध स्तर। कौन सा? बोध स्तर। यहाँ पे जो है आपकी जो 3 प्रक्रियाएं दी जाती हैं वह स्मृति की प्रक्रिया, यानी कि स्मृति जो है स्तर वह रटने पर होती है। कौन? और उसके साथ साथ बोध है, बोध स्तर। उसके बाद चिंतन स्तर, चिंतन स्तर जो है उच्च स्तर का होता है। कौन सा? उच्च स्तर का होता है। जबकि यहाँ पे जो है बोध स्तर जो है सकारात्मक और नकारात्मक में जो है भेदभाव में जो है अवसर को प्रदान करता है। तो बी वाला आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए 14वां है कि स्वयं क्या है। देखिए स्वयं एक प्रकार का जो है ऑनलाइन जो है एजुकेशन कराने वाली संस्था है। यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो गैर सरकारी संस्था है, या शिक्षा के क्षेत्रों में प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, या ऑनलाइन मंच है, या एक वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे आपका जो है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि जो ऑनलाइन जो है आपके जो है स्वयं प्रभा या स्वयं जो है एजुकेशन दिलाया जा रहा है, दीक्षा जो है एजुकेशन है। इस प्रकार की जो है प्रयोग जो है डिजिटल जो है लर्निंग में
डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग में भी इसका उपयोग हो जाता है। जैसे बालक कहीं और है, अगर वह पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो वहाँ पे घर पे मोबाइल के माध्यम से या टैब के माध्यम से जो है कि किसी भी माध्यम से वह ऑनलाइन पढ़ सकता है। तो स्वयं भी एक प्रकार की ऐसी डिजिटल जो है कार्यक्रम संस्था जो चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन 15वां है कि छात्र केंद्रित कक्ष डैश 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 के लिए होता है। कौन सा छात्र केंद्रित कक्ष के लिए होता है? तो यहाँ पे व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना, बी है शिक्षक उन्मुख जो व्याख्यान को कम करना, सी है पिछले ज्ञान को याद करते हुए रहना, या डी है पूरी कक्षा को व्यस्त करना। कौन सा पूरी कक्षा को व्यस्त करना? तो ए वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला, यानी व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना जो है यह जो है कि छात्र केंद्रित के अंतर्गत आएगा। कौन सा? छात्र केंद्रित के अंतर्गत आएगा। जबकि इसमें देखा जाए जो है कि शारीरिक और सामूहिक और मानसिक जो भी जो है कि व्यक्तिगत के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां कि खेल विधि द्वारा जो है खेल विधि या छात्रों में क्या विकसित करता है। कौन सा खेल विधि जो होता है वह छात्रों में कैसा अनुभव लाता है या कौन सा विधि जो है विकसित करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। बी है केवल जो है शारीरिक विकास, केवल संवेगात्मक विकास। देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक जो है संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास, यहाँ पे खेल विधि जो है बच्चे के हर पहलू का विकास होता है। वहाँ पे संज्ञानात्मक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यानी कि जो खेल विधि के माध्यम से होता है, खेल विधि जो होता है, अगर आपको खेल विधि दे दिया जाए, खेल विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है वह फ्रोबेल महोदय। कौन सा? फ्रोबेल महोदय। जबकि खेल विधि का जो है खेल विधि छात्रों में जो है एक विकसित विधि को प्रतिपादक जो है माना जाता है, वह प्रतिपादक हेनरी कोल्ड को माना जाता है। कौन सा? हेनरी कोल्ड। आप लिख लीजिए खेल विधि का प्रतिपादक, तो हेनरी कोल्ड यानी प्लेवे जो है पुस्तक में इसको लिखा गया है। जबकि खेल विधि की योजना कौन दिया है? वह फ्रोबेल ने दिया है। कौन सा? फ्रोबेल ने जो है खेल विधि की योजना दी गई है। तो खेल विधि की जो है विकसित जो है कि विकास होना चाहिए वह संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास से संबंधित होना चाहिए, यानी कि बालक की सर्वांगीण विकास। कौन सा? सर्वांगीण विकास होना चाहिए इस माध्यम से। तो डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां है शिक्षा को निम्न प्रकार से प्रकाशित किया जाता है। कौन सा? शिक्षा को निम्न प्रकार से प्रकाशित किया जाता है। पहला अधिगम का सरलीकरण, बी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, और सी है पाठ्य पुस्तकों को जो है पढ़ना, डी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना। कौन सा? शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना। देखिए अगर परिभाषा की बात किया जाए, जो शिक्षक का जो है शिक्षण वाला परिभाषा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित यानी कि प्रजातांत्रिक जो है मूल्यों के आधारित होना चाहिए। तो ये शिक्षक का जो है कि मूल्य जो है होना चाहिए। तो यानी कि शिक्षण कार्य जैसे कराया कैसे जाता है, इसको कह सकते हैं कि अधिगम का सरलीकरण। कौन सा? अधिगम का सरलीकरण। ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा यानी कि टीचिंग तभी प्रभावी होगा जब आप उसको सरल से सरल में प्रवेश करेंगे। कौन सा? सबसे ज़्यादा जो है सरल के माध्यम से जब एजुकेशन कराया जाता है तो वह सबसे सरल के माध्यम से जो है अधिगम दिया जाता है। तो अधिगम का सरलीकरण करेंगे तो वह शिक्षा जो है प्रकाशित होगी और अधिक विकसित होने का जो है नाम लेगी। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। कौन सा? ईवीएस यानी कि पर्यावरण का जो है मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विषय की मूल अवधारणा की समझ विकसित करना, और बी है विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, और सी है कि कक्षा शिक्षण को जो है स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे जो ईवीएस आपको पढ़ाया जाता है, या आप किसी भी विद्यालय में अगर ईवीएस को आप पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस को उसके जीवन शैली के साथ जोड़िए। कौन सा? जीवन की शैली, यानी कि बाहर जो है अगर किसी पौधे को अगर दिखा रहे हैं तो पौधे को दिखाकर उसके यानी कि उसके जीवन में पौधे का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे सी वाला यानी कक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ अगर आप जोड़ देते हैं तो ईवीएस में इसका मुख्य लक्ष्य होगा। तो सी वाला विकल्प 18वां का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है 19वां है कि किसमें जो है छात्र की कल्पना और पहल को शामिल करना गंभीर है रूप से महत्वपूर्ण होता है। कौन सा महत्वपूर्ण होता है? पहला है कि शिक्षण की केस विधि, और बी है कि अवधारणा मानचित्रण है, और सी है सहपाठी निर्देश है, और अगला है क्विज है। कौन सा? अगला क्विज है। 19 में अगर देखा जाए तो ये शिक्षण की जो केस विधि होती है, कौन सा? कल्पना और पहल को शामिल करने का जो महत्वपूर्ण तरीका होता है वह केस विधि होती है। कौन सा? शिक्षण की केस विधि। तो
19 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 20वां है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है अब शामिल किया जाने लगा है। यह एक प्रकार का बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो है प्रश्न को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कक्षा शिक्षण को अधिक कुशल बनाने के लिए वर्तमान शिक्षकों द्वारा आवश्यक कौशल की पहचान करें। पहला है प्रौद्योगिकी का ज्ञान जो है ज्ञान, ठीक। उसके बाद है कक्षा के लिए लेन देन में प्रौद्योगिकी का उपयोग। उसके बाद है छात्रों के ज्ञान की आवश्यकता, विषय में निपुणता। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा से लेकर तीसरा और चौथा जो है यानी कि लेन देन यानी कक्षा के लेन देन में और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जो है यह वर्तमान शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। जबकि प्रौद्योगिकी का जो ज्ञान है यानी कि ज्ञान होगा तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मगर होना तो चाहिए चारों। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है आपका 20वां का जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि छात्रों में जो है कि ज्ञान का जो है आवश्यक होना चाहिए, निपुणता भी विषय में होनी चाहिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 21वां है कि अधिगम अक्षमता सामान्यतः किस में पाई जाती है। कौन से अधिगम अक्षमता किसके अंतर्गत पाई जाती है? खासकर उन बच्चों में जिनमें सगे संबंधी को ऐसी समस्या हो। देखिए यहाँ पे सगे संबंधी में समस्या होगी तो यहाँ पे आपको यह अक्षमता देखने को मिल जाती है। बी ऑप्शन है औसत से बेहतर IQ वाले बच्चे में, और सी है लड़कियों द्वारा जो है लड़कों में अधिक होनी चाहिए, या डी है कि जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण बच्चों में अधिक होनी चाहिए। यानी कि देखिए अधिगम अक्षमता जो होता है वह सबसे खास बात अगर देखा जाए तो वह संबंधित होता है किससे? सगे संबंधित है, किससे? सगे संबंधित से संबंधित होता है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? जो है कि खासकर उसका सगा संबंधी अगर किसी जो है अक्षमता से अधिगम को नहीं सीख पाता है या किसी प्रकार से जो है प्रॉब्लम है तो यह उसके संबंधित सगों में जो है वंशानुक्रम यह किसी न किसी माध्यम से थोड़ा बहुत बढ़ती जाती है। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला 22वां है कि एक व्यवसाय जो है कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। कौन सा? एक जो है कि व्यवसाय कौशल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कृत्रिम विधि या प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि या विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, कृत्रिम विधि यह एक प्रकार का मानव निर्मित जो है विधि होगी। तो यहाँ पे इसको जो है साइड करते हैं। तो अगला देखते हैं प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और विश्लेषणात्मक विधि। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है कि प्रदर्शन विधि जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सा? प्रदर्शन विधि जो है आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि को शामिल किया जाएगा। तो एक व्यवसाय का जो है सीखने की प्रविधि होनी चाहिए वह प्रदर्शन विधि होनी चाहिए। कौन सी? प्रदर्शन विधि होनी चाहिए। तो यानी 22 का जो है बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, 23वां है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किशोर जो है छात्र विकास के कौन से अवस्था में शामिल होते हैं। कौन सा? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वह किशोर छात्र जो है विकास के किस अवस्था में शामिल होते हैं? पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और सी है संक्रियात्मक जो है मूर्त संक्रियात्मक उसे संक्रियात्मक अवस्था और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे देखिए जो किशोर की बात की गई, किसमें? किशोर की बात की गई है। तो विकास के वह चौथी अवस्था में रहते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष की जो एज होती है। इसमें जो है सभी विद्या जो है बालक जो है किशोर की अवस्था में रहते हैं, वह सृजनात्मक जो है चिंतन भी करते हैं। तो जो है 23 का डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 है अधिगम का अनिवार्य तत्व क्या है। कौन सा? अधिगम का अनिवार्य तत्व पढ़ने की योग्यता, तीव्र वृद्धि या जानने की प्रवृत्ति। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। सबसे सटीक तरीका जो है अधिगम की जो अनिवार्य जो है विधि होगी जानने की प्रवृत्ति, यानी कि उसके अंतर्गत जो उत्सुकता होगी या जानने की प्रवृत्ति होगी सबसे ज़्यादा बेहतर जो है छात्र सीख सकता है। तो यहाँ पे डी सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य के प्रकार हैं। कौन सा मूल्य के प्रकार हैं? पहला है नैतिक मूल्य। कौन सा? नैतिक है, सांस्कृतिक है, सार्वभौमिक है या आध्यात्मिक है। कौन सा? आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे देखें तो नैतिक मूल्य बिल्कुल सही है कि नैतिक मूल्य इसमें शामिल होना चाहिए। नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, सार्वभौमिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, यानी कि इसके अंतर्गत ये शामिल करना चाहिए। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोट करके रखना है। तो ये सभी शामिल हो जाते हैं मूल्य के प्रकार में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 26वां है अधिगम का अनिवार्य घटक। कौन सा? अधिगम का अनिवार्य घटक पहला ऑप्शन है कि अनुभव, बी है परिपक्वता है, सी है शिक्षण है और डी है उद्देश्य है। कौन सा? उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखें
जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा अधिगम का जो घटक होना चाहिए वह उद्देश्यों के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहिए। जो उद्देश्य होगा वह सबसे अधिक तरीके से प्रभावी होगा, यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया शामिल होगी, तो यह डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है, कौन सा ज्ञान का स्रोत है? संवेदी अनुभव। कौन सा संवेदी अनुभव जो है एक प्रकार का विचार, तर्क या प्राधिकरण या विश्वास, कौन सा एक प्रकार का विश्वास जो होता है। तो यहाँ पे देखें संवेदी अनुभव जो है यह ज्ञान का स्रोत है। विचार तर्क यानी कि किसी भी विषय वस्तु में आप तर्क लगाएंगे वो भी एक प्रकार का ज्ञान के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। विश्वास है, प्राधिकरण, यानी कि चारों विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक प्रतियोगिकी और जो है प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने में, या बी कह सकते हैं अधिगम के हस्तांतरण के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षण का उपयोग करना, या छात्रों द्वारा कुशलता हासिल करने के लिए जो है कार्य सौंपना, या डी है कि बार बार परीक्षा का आयोजन करना। देखिए बार बार परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे सटीक तरीका जो है अधिगम के हस्तांतरण के अवसर प्रदान करना, यानी कि किस प्रकार से वह अधिगम को शामिल करता है, तो इसको शामिल किया जा सकता है। तो सी जो है कि आपका बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 29 है, किसी दिए गए जो है उत्तर के लिए प्रश्नों का एक सेट बनाने के क्षमता सीखने का एक उपाय परीक्षा है। कौन सा एक उपाय जो है परीक्षा है? असहमत, कौन सा सहमत, असहमत, दृष्टापूर्वक असहमत, या बच्चे जो है प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सेट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह सबसे ज़्यादा सहमत में होती है। कौन से? सहमत में, यानी कि जो सीखने की उपयोग होता है वह सहमत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है, डैश 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 का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने में जो है कि प्रयुक्त हो सकता है। प्रतिस्थापन जो है कि तरीका हो सकता है, या संसाधन हो सकता है, या स्रोत हो सकता है, या नींव हो सकती है। कौन सा? एक लक्ष्य यानी कि कुछ प्राप्त करने की जो सहायता होती है, यानी कि वह एक प्रकार से जो बालक है किसी जो है कि माध्यम में भाषा का संसाधन जो है एक दूसरे का करता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है एक लक्ष्य को प्राप्त करने में संसाधन का उपयोग किया जाएगा। किसका? संसाधन का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है बी वाला विकल्प 30वां का सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 30 प्रश्न आपका समझ में आया होगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।